तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान ने ब्रेकथ्रू कर लिया था और वो अब सुपर नेचुरल रियलम में आ गया था, जिसे आफ्टर रियलम कहते हैं। फेंग हान ने असल में आफ्टर रियलम की फर्स्ट लेयर को एक्टिवेट किया, वैसे मैजिक रियलम कहते हैं। और इस रियलम को अचीव करने के बाद अब फेंग हान मैजिक पावर्स तो यूज कर सकता है। उसे ब्रेकथ्रू करते को देखकर वहाँ मौजूद वो मोडवोड बतू बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये लड़का सुपर नेचुरल रियलम में आ गया है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, मगर फिर उसका उससे कहता है कि तुम जरा शांत हो जाओ, वो अब नेचुरल रियलम में आ चुका है, तो इसलिए उसके फॉर्म ने जरा सा भी शोर करना महंगा पड़ सकता है। उसे फौरन से हमारे बारे में पता चल जाएगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम वैसे ही मारे जाओगे और साथ में मुझे भी मरवाओगे। इसलिए बेहतर ये कि अपना मुंह बंद रखो, कहीं उसे पता चल गया तो हम दोनों की मुसीबत हो जाएगी। जिसे वो यहाँ से चला जाएगा तो हमारे पास रास्ता बिल्कुल साफ होगा, हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। जी कहने के बाद वो दोनों दोबारा से फेंग हान की तरफ देखते हैं तो अचानक से फेंग हान को वो दोनों दिखाई देते हैं। जी गिरते ही वो लंबू डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, बट फेंग हान पर चपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और वो मोटा जो देखकर बिल्कुल हैरान सारे जाता है। फेंग हान ने उस लंबे वाले को शोल्डर से पकड़ा था, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही रुक गया था, मगर साथ में वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे लगा कि शायद फेंग हान आज उसे मार देगा, मगर फिर दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फेंग हान को बेवकूफ बनाने के बारे में सोचता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, तुम यहाँ पे हो, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। असल में हम लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आपसे मिल जाएंगे। और वो मोटा कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी दिखाई दी थी, शायद वो तुम्हारे ब्रेक थ्रू की एनर्जी थी। ये कहने के बाद वो दोनों उसे ब्रेक थ्रू करने पर कांग्रेचुलेशन कहते हैं। मदर फेंग हान अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को जोर से टकरा कर वहीं बेहोश कर देता है और उन दोनों को पकड़ कर वापस से उसी जगह ले आता है जहाँ पे वो छोटा नेबुला बेबी था। वो बच्चा उन दोनों को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये दोनों तो काफी अजीब से हैं, इनके साथ खेलने में काफी मजा आएगा। मगर दूसरी तरफ फेंग हान उसी ब्रेसलेट को बाहर निकालता है और नेबुला बेबी को देते हुए कहता है कि मैंने सुपर नेचुरल रियलम को अचीव कर लिया है, इसलिए अब ये ब्रेसलेट मेरे काम का नहीं है, इसलिए इसे तुम वापस लग लो और मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बेबी कहता है कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, असल में मेरी मदर को पता ना चलता तो मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें ही दे देता, पर क्या करूं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मेरी मदर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। ये कहते ही अचानक वो ब्रेसलेट ऊपर चला जाता है, जिस पर वो बच्चा भी काफी हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मदर उसे ढूंढ रही है। वो भागने की कोशिश करता है, मदर अचानक से हवा में ऊपर आ जाता है और उस ब्रेसलेट से हमें उसकी मदर की आवाज सुनाई देती है, जो कि उस बच्चे से कहती है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा शरारती हो गए हो और तुम्हें यहाँ पे काफी ढूंढ रही हूँ। और वो लेडी फेंग हान से कहती है कि ये मेरा बेटा है और असल में मैं कुछ देर के लिए कल्टीवेशन करने के लिए गई थी, मगर ये छुप कर वहाँ से निकल आया है। मगर वो बच्चा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो असल में है ही चुहा ढूंढने के लिए निकला हुआ हूँ। मैं चाहता था कि मैं उसे वापस लेकर आऊं क्योंकि आप काफी ज्यादा बिजी थी और फादर भी बहुत ज्यादा बिजी थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। मगर उसकी मदर कहती है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, तुम्हारी वजह से ही तो मैंने अपने कल्टीवेशन को रोका है, इसलिए मैं तुम्हें फौरन से वापस माउंटेन बुला रही हूँ। ये सुनकर वो बच्चा बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ वो लेडी फेंग हान से कहती है कि लगता है कि यू हाउस में एक और अच्छे दिल वाला एप्पल देखने को मिला है, जो कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करता है। मैं यहाँ की सिचुएशन के बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसलिए मुझे अपने बेबे की जान बचाने के लिए तुम्हें ना कुछ तो देना ही चाहिए। जी कहने के बाद हम देखते हैं कि यार ब्रेसलेट अचानक से एक पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है और वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें एक डायो बिल दे रही हूँ, इसके जरिए तुम अपने कल्टीवेशन को स्टेबलाइज कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बिल तुम्हें वे ऑफ हेवन एंड अर्थ के बारे में भी बहुत कुछ जानने में हेल्प करेगी। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि थैंक यू सो मच, मगर दूसरी तरफ वो बच्चा कहता है कि तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए वापस जरूर आऊंगा। मदद में वो लेडी कहती है कि ये तुम इसके कान में क्या कह रहे हो, तो कहता है कि मैं ही कुछ भी नहीं। ये कहने के बाद वो बच्चा उस बोतल के अंदर चला जाता है और वो लेडी फेंग हान से कहती है कि तुम काफी अच्छे इंसान हो, मुझे उम्मीद है कि 5 ईयर इमोर्टल कॉन्फ्रेंस में तुम जरूर आओगे और अगर तुम वहां आते हो तो वहां हमारी मुलाकात हो सकती है। ये कहने के बाद गिफ्ट और ब्रेसलेट भी वहां से गायब हो जाता है और पेरजाम भी वहां पे आ जाता है और वो आते साथ ही फेंग हान से कहता है कि ये असल में इमोर्टल स्टोन गिल्ड के बारे में बात कर रही थी। इस कॉन्फ्रेंस को फेरी डाउ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जो कि हर 60 साल के बाद होती है। ये कहने के बाद वहां से जैसे ही जा रहा होता है तो फेंग हान कहता है कि मुझे तुमसे एक अर्जेंट मैटर
पे बात कमी है। मैं मास्टर बाई यूचान को दोबारा से रिवाइव करना चाहता हूँ। पहले मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। मैंने मास्टर बाई हीचान की बॉडी को प्रिजर्व नहीं किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसकी बॉडी को खतरा है। मेरे ख्याल से हमें मास्टर गेनी को जॉफू इंपीरियल लिटरेरी में ट्रांसफर कर देना चाहिए। वहाँ पर वो बिल्कुल सेफ रहेगी। ये कहने के रॉ स्टार लेडी की दी हुई पिल को भी जान को दे देता है और उससे कहता है कि फिलहाल मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहे। इस बिल को अपने पास रख लो। हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़ जाए, हम लोग इसे मैनिपुलेट कर लेंगे। यानो से कहता है कि इमोर्टैलिटी का सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें कभी से पहले तुम्हें इन दो लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो फ्रेंगान देखता है कि वो दोनों जासूस अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें देखते ही फ्रेंगान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है, मगर वो लोग होश में नहीं आते। लेखने के बाद उन्हें दोबारा से उठाकर दूसरी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो लोग होश में आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग फ्रेंगान को देखते हैं तो वो लोग उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर फ्रेंगान, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मगर फ्रेंगान कहता है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, इसलिए कुछ भी कहने से पहले अच्छे से सोच लेना। सुनने के बाद वो लोग फ्रेंगान को बताते हैं कि हिसार अकाउंट डान पियान का है, उसी ने हमें फोर्स किया था कि हम तुम्हारी जासूसी करें। वो चाहता था कि हम लोग तुम्हें मौका देखते ही मार दें, और वो इतना मतलबी है कि उसने अपना काम निकलवाने के लिए हमारे हाथों न जाने कितने डेलीटेड डिसाइपल्स को मरवाया है। मगर जरा उसकी हिम्मत देखो, वो अब तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। हम लोगों ने सच में उसका साथ देखकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। भले ही हम लोग यू हैव थिंक के डिसाइपल्स हैं, मगर हम लोग यू हैव फेट के मुजरिम हैं। तो दूसरा वॉरियर कहता है कि मुझे तो खुद को यू हैव सेट का डिसाइपल कहते हुए शर्म आ रही है। आजकल मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपने सेट का नाम बदनाम किया है और अपने साथियों को भी मरवाया है। मदर अब बस बहुत हो गया, अब उस डांकियान के लिए हम लोग किसी को भी नहीं मारेंगे। मदर सिंह साफ साफ देख रहा होता है कि वो लोग अभी भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मदर पे दूसरी तरफ वो लंबू कहता है कि हमें बस एक मौका दो, जैसे ही हम लोग यू हाउस से वापस जाएंगे तो हम लोग ना एनफोर्समेंट एंडल के पास जाएंगे और वहाँ पे जाकर हम लोग अपना गुनाह कबूल कर लेंगे। हमें जो भी सजा मिलेगी हम उसे कबूल कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग कभी भी नानटियान का मुंह भी नहीं देखेंगे, ना ही हम लोग उसका कोई कहा मानेंगे। मदर फिर फ्रेंगान कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोगों को बांटने नहीं वाला। मैं इसे तुम लोग पहले कर लाए थे, अगर अब तुम लोग नानटियान के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, तुम लोग उसके साथ रहोगे और उसकी सारी बातें मुझ तक पहुंचाओगे। यूं समझ लो कि तुम नानटियान के आसपास मेरी आंखें बंद कर रहोगे। यूं कहने के बाद वो दूध पेपर तेल की फोरहेड में डाल देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग चुपचाप अब मेरे लिए काम करना शुरू कर देना और जरा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। जहां मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं उसी वन लोगों की अति गुल कर दूंगा। सिर्फ यही नहीं, तुम लोग पूरी तरह मेंटली पागल हो जाओगे और तुम्हारी कल्टीवेशन वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगी और तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये कि तुम लोग अपने दिमाग में कोई होशासीदा ख्याल मत लाना। मेरे सिर्फ एक इशारे पर वो स्पेस दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर फ्रेंक, आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। आज से वो नानपियान हमारा दुश्मन है, हम बस अब आपके लिए ही काम करेंगे। ये कहने के बाद फ्रेंगान उन दोनों के लिए दो डीमन सोर्स बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है। उन डीमन सोर्स को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को वो सोर्स काफी पसंद आती है। जिसके बाद फ्रेंगान उनसे कहता है कि अब मेरे पास आ जाओ। वो दोनों जेके उसके पास जाते हैं तो फ्रेंगान उन्हें अपना प्लान बताता है और अग्रेसिव में हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से उस गुफा से निकल जाते हैं और फिर इतने में जान बाहर आता है और फ्रेंगान से कहता है कि तुमने इन दोनों को यूं जाने क्यों दिया। कहने के बाद डीमन गर्ल को भी बाहर निकालता है जो कि फ्रेंगान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और यान कहता है कि मैंने इस पर अपने फॉरगेटफुल स्पेल का यूज किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ भूल गई है। ऐसे ये लड़की तुम्हें असिस्ट करेगी और हर जगह तुम्हारा साथ देगी। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये लड़की तुम्हारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रही है, तुम एक ही इशारे के साथ इसका खेल कमाम कर देना। मगर दूसरी तरफ वो लड़की फ्रेंगान के आगे ले जाती है और उससे कहती है कि मेरा नाम है मोरलिन, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप फ्यूचर में डीमन एम्पर बनने वाले हैं। ये सुनकर फ्रेंगान हैरान हो जाता है और कहता है कि
कि इसको कैसे पता कि मैं एक डीमन एम्पर बनना चाहता हूँ। वो उस लड़की से कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, मेरे बारे में कभी भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और मेरी करंट स्ट्रेट के हिसाब से मैं डीमन एम्पर नहीं बन सकता, इसलिए मुझे कभी भी हाँ तुम भी अब एक डीमन नहीं हो, ये बात हमेशा याद रखना। आज से तुम्हारा नाम शोम्बलिंग होगा, आज से तुम मेरी एट मेड होगी और मेरे साथ जरा सारी मजाक मस्ती करने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ओके यंग आफ्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। इतने अचानक उस ड्रैगन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो उसका गेटअप फौरन से चेंज करता है, तो हम देखते हैं कि वो लड़की असल में हैंकी के ड्रेसिंग में आ जाती है, जिस पर फ्रिंगान बिल्कुल हैरान सा हो जाता है। उसे ऐसा लगा था कि जैसे वो सचमुच में होंगी हो। उसके इमोशंस फिर से जाग रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वो जान से कहता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये कहने के बाद वो उसका गेटअप थोड़ा सा चेंज कर देता है, जिस पर वो लड़की होंजी से थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगती है। और कहती है कि आखिर ये मेरे साथ कर रहे हैं, इन लोगों को लगता है कि मैं इनके इस दिल के असर में हूँ और मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मदर, मुझे अभी भी सब कुछ याद है, मैं तो बस जानबूझ कर इसकी बात मान रही हूँ ताकि मुझे एक मरतबा मौका मिल जाए और मैं एक मरतबा ये जान लूँ कि आखिर सिंघान ड्रैगन लॉर्ड को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। तो मैं फौरन से डीमन सेक में न्यूज भिजवा दूंगी कि हम लोग अपने सेट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए ड्रैगन की मदद करेंगे। जी कहने के साथ ये सीन यही कट होता है। अगले फिल्म में हमें दिखाया गया है थे एक रेस्टोरेंट में एक वॉरियर बैठा हुआ होता है और वहीं पे फ्रेंगहान और श्योंगलिंग दोनों आकर बैठ जाते हैं, और वहां मौजूद वो सर्वेंट कहता है कि तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ के लोकस नहीं हो, तुम लोग ही दूर से आए हो। तो फ्रेंगहान बताता है कि हम लोग यहाँ से बहुत दूर टेम्पाओ से आए हैं। मगर ने वो सर्वेंट उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। आजकल यहाँ पर लोंग हिवारेन फैमिली का एक इमोर्टल आया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया है कि हम लोग प्रैक्टिस करके इमोर्टल्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीमन गर्ल कहती है कि अच्छा तो फिर तुम्हें किस बात की खुशी है, तुम इतना क्यों चल रहे हो? तो वह फौरन से शोम्बलिंग के पास आकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो असल में इमोर्टल्स हैं। वो उसे अपनी बातें सुना रहा होता है, मगर दूसरी तरफ शोम्बलिंग को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी एनर्जी क्रिएट कर रही होती है, जिस पर फेंगान उसे गुस्से से देखता है। तो वो लड़की दोबारा से अपनी एनर्जी को डीएक्टिवेट करती है और फेंगान कहता है कि ठीक है तुमने बहुत बातें कर ली, अब तुम यहाँ से जाओ। ये सुनते ही वो सरमट वहां से चला जाता है, मगर अचानक से फेंगान पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वह खिड़की के पास आता नीचे देखता है, दो से नजर आता है कि एक मालिक अपने सरमेट को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। ये देखकर फेंगान को अपना पार्टनर पास याद आता है जब उसने छोटी सी गलती की थी तो फानलिन ने उसे बहुत ज्यादा मारा था। ये देखने के बाद फेंगान को उस बंदे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो किसी नए बंदे के साथ पंगा नहीं लेना चाहता था। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि घोड़े घास खाते हैं और बर्फ वो मीट खाते हैं, मगर हम बीमंस हम इन सब लोगों को अपने बेड में बैकबोन की तरह यूज करते हैं। हमारे लिए ये सब कुछ बस कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, और इन सब की किस्मत यही है, इन्हें जिंदगी इसी तरह ही गुजारनी है। कोई रिशोज अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। मध्य प्रदेश कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं भी एक वक्त में एक मोर्टल हुआ करता था, और इस किस्मत की तुम बात कर रही हो वो कोई किस्मत नहीं है। मध्य प्रदेश शोम्बलिंग से कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत शायद अच्छी होगी कि तुम एक मोर्टल से एक इमोर्टल बन गई। वो मेरी किस्मत नहीं है, मैंने खुद को खुद ही मकाम तक पहुंचाया है। मैं एक ऐसी फैमिली से था जो कि ने मालिकों के साथ बहुत ज्यादा वफादार थी, मगर उसके बावजूद भी उस फैमिली को बहुत ज्यादा सताया जाता था। हमारी छोटी सी छोटी गलती पर हमें इतना मारा जाता था कि हमारी जान तक में कफ जाती थी। यानी वजह है कि मैंने अपने किस्मत को बदलने का फैसला किया और मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर किसी तरह वन ऑफ मेकअप फैसला किया। मैंने फ्रेंड फैमिली के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने न जाने कितनी मेहनत की है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी किस्मत को बदलने के लिए किया है, और जब मैं इतनी सारी मेहनत ना करता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने यूं ना बैठा होता। ये कहने के बाद वो एक छोटे से कप में वाइन डालता है और उसे देख के कहता है कि मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करूंगा, चाहे मेरी किस्मत में कुछ भी लिखा हो, मैं वही हासिल करूंगा जो मुझे चाहिए। मैं किसी तरह के बेड लक पर बिलीव नहीं चाहता। मेरी अपनी एक डेस्टिनी है, उसे हासिल करने के लिए चाहे मुझे अपनी किस्मत से लड़ना पड़े तो भी मैं लड़ूंगा। इस दुनिया में जितने भी
लेवल्स हैं मैं वो सारे लेवल ब्रेक करूंगा। पहले उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं खुद लोगों की डेस्टिनी को क्रिएट कर सकूं। यहाँ पर कि मैं रीइंकार्नेशन उसको भी पूरी तरह से इंच कर दूंगा, जिसके बाद हर एक चीज का लेवल बराबर हो जाएगा। कोई किसी से बढ़कर नहीं होगा, सब लोग एक इक्वल जिंदगी गुजारेंगे, चाहे कोई ड्रैगन हो या फिर कोई मामूली सा मोर्टल हो। वहां पे दवा वो वॉरियर उसकी बातें सुन रहा होता है और दूसरी तरफ शियोंगलिंग वो भी वॉरियर को देखती है कि वो हमारी बातें सुन रहा है। जिस जमाल अचानक वो वॉरियर अपनी वाइन पीता है और वहां पर कुछ कॉइंस लगकर फौरन से वहां से जाने लगता है, जिसके बाद शियोंगलिंग कहती है कि उसकी बॉडी से मैजिक ब्रेथ फील हो रही है। ये सुनते ही फेंगान कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग से वहां से जाने लगते हैं। तो अचानक एक ट्रेजर उनके ऊपर से गुजरता है, जिसे देखते ही वो लोग कहते हैं कि ये तो ज्ञानजू सेट का 5 जेरिंग कोर्ड्रोन है, मदर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फेंगान कहता है कि चलो इसके पीछे चलते हैं। ये कहते ही वो लोग उसके पीछे चला जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।